एपिसोड 87 जीती जागती नागिन। रिधिमा रोड पर बैठी जन्य की पैंट की पॉकेट लिए हंस रही थी और बेचारा जन्य कुछ नहीं कर सकता था। करता भी क्या भाई, उसने भी तो रिधिमा की कुर्ती फाड़ी थी, पर रिधिमा में उसके बदले में उसको 2 लातें भी तो जमाई। क्या वो भी रिधिमा को 2 लातें जमा दे? जन्य ने सोचा, फिर अपना सिर झटक के बोला, तू क्या सोच रहा है? पागल के साथ पागल बनेगा। जन्य ने बोल तो दिया था, पर जग जाहिर था गुस्सा। ईगो, एटीट्यूड अपनी जगह पर लड़की को लात मारना इट्स नॉट गुड। जन्य फिर सोचने लगा, पता नहीं उसकी पैंट पीछे से कितनी फटी है, वो अब ऐसे बिना गाड़ी के एक कदम ना जा सकता। फिर उसने सोचा, हिचक को मारो गोली, रिधिमा के साथ गाड़ी से ही घर चले चलो। अभी इज्जत की भलाई इसी में है। फिर भी एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए ना भाई, तो एटीट्यूड को आगे वाली पॉकेट में लेकर। अब समझो यारो, पीछे वाली पॉकेट तो रिधिमा ले डूबी। तो अपना बॉडीगार्ड एटीट्यूड को लेकर गुस्से को बरकरार रखते हुए अपनी हेकड़ी की सीढ़ी लिए रिधिमा के पास आया, तो रिधिमा अपने होठ दबा के हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। जन्य ने चीड़ के रिधिमा के हाथ से गाड़ी की चाबी छीनी और फिर उसकी तरफ पलट के उल्टे पैरों से जल्दी जल्दी कार की तरफ जाने लगा। रिधिमा ने जन्य को उल्टे चलते देखा तो वही अपना पेट पकड़ के लेट गई और हंसने लगी। जन्य को मिर्ची तो बहुत लग रही थी, लेकिन वो क्या करता, उसको लग रहा था कहीं उसकी पैंट पीछे से पूरी ही तो नहीं फट गई। पर ऐसा कुछ नहीं था, बस रिधिमा ने उसकी इज्जत रखते हुए उसकी पॉकेट का ही चिरहरण किया था। जन्य चिढ़ते हुए जल्दी से टेढ़ा होकर गाड़ी के अंदर बैठ गया, जिससे रिधिमा उसको पीछे से देख न पाए। जन्य की ये बचकानी हरकतें देख के रिधिमा पूरी रोड पर हंसते हुए लौट पड़ी। अच्छा तो ये था, रात हो गई थी तो ज्यादा लोग नहीं थे उस रोड पर, वरना जन्य रिधिमा को नागिन के जैसे रोड पर लौटते देख लोगों का क्या ही रिएक्शन होता। रिधिमा हंस रही थी कि जन्य गुस्से में गाड़ी घुमा के स्पीड में लाया और रिधिमा के सामने रोक दी। लेकिन रिधिमा की हंसी गले में फंस के रह गई और जान मानो आंखें फाड़ के बाहर आने को थी। रिधिमा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और एक लंबी सांस लेकर उठी और पैर पटक के जन्य के साइड आके ग्लास पर मारते हुए बोली, चढ़ाए हुए हो क्या? अभी मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ जाती तो। जन्य ने ग्लास नीचे किया और रिधिमा को घूरते हुए बोला, तो तुम भी चढ़ के ऊपर वाले के पास पहुंच जाती। रिधिमा ने हैरानी से मुंह खोले हुए कहा, तुम हत्यारे जब से मिले हो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। जन्य चिढ़ते हुए बोला, तब भी तुम जहरीली नागिन की तरह हर बार बच जाती हो। रिधिमा का मुंह और फट गया और वो हैरानी से बोली, मैं नागिन लगती हूँ तुम्हें? जन्य ने एक नज़र डेविल स्माइल के साथ रिधिमा को देखा और अपने फोन में रिधिमा की अभी रोड पर नागिन के जैसे लौटते हुए वीडियो दिखा के बोला, ये वीडियो तो यही बोलता है। रिधिमा की आंखें फट के 18 हो गई। उसने जल्दी से जन्य का फोन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जन्य ने अपना हाथ पीछे कर लिया। रिधिमा ने रोने सी शक्ल बना ली और बोली, तुमको शर्म नहीं आती चुपके से मेरी वीडियो निकालते? जन्य डेविल स्माइल के साथ बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे जैसी नागिन की वीडियो निकालते टाइम तो कभी भी नहीं। रिधिमा तपाक से बोली, पर ये जीती जागती नागिन तुम्हारे साथ रहने वाली है तो फोन में वीडियो का क्या करोगे? चलो अच्छे सपेरे की तरह ये डिलीट कर दो। जन्य ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और बोला, मैं सपेरा डॉट। रिधिमा अपनी जबान संभालते हुए बोली, अरे हाँ सरेपा, तुमको सपेरे का मतलब नहीं पता, रुको मैं समझाती हूँ। ससे सर्वोपरि, पसे प्राण प्रिय, रसे रामू काका की शक्ल के आदमी। जन्य की आंखें और बड़ी हो गई। रिधिमा की जबान संभालने की जगह और फिसल गई। अब तो गई रिधिमा। जन्य गुस्से में रिधिमा को घूरते हुए बोला, बहुत मुंह चलाती हो, आज तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, सभी देखें,
तुम कैसी रोड छाप नागिन हो। रिधिमा की आंखें और फट गई, लेकिन फिर उसको लगा जन्य को उसका सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड और नाम कैसे पता होगा, तो वो निश्चिंत होकर बोली, तुम उबले अंडे, बिना नमक की सब्जी, तुम्हारा व्हाट्सएप पर भी अकाउंट है जो तुम सोशल मीडिया साइट पर वो भी मेरा अकाउंट ढूंढ के फिर उसका पासवर्ड पता करके वीडियो पोस्ट करोगे। यार तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं समझते हो अपने आप को, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम एक नंबर के चोमू हो। तुम्हारी बॉडी ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। अब तो भाई ये अपने बॉडीगार्ड के सेल्फ रिस्पेक्ट पर जोरदार तमाचा था। वैसे तो जन्य को किसी की प्राइवेसी में घुसने की आदत नहीं थी, लेकिन रिधिमा ने उसे चैलेंज किया। जन्य ने तुरंत पीछे सीट पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और उसमें कुछ करने लगा। रिधिमा जन्य को देख के हंसते हुए बोली, ओ नीचे से जीनियस, चलो मुझे घर छोड़ो चल के और इज्जत से वीडियो डिलीट कर दो। बोल के रिधिमा गाड़ी में आके बैठी ही थी कि जन्य लैपटॉप में देखते हुए बोला, तो ब्लैक बुल पसंद है तुम्हें। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से जन्य की तरफ झुकी और लैपटॉप में देखा तो उसकी आंखें फिर लटक आई। उसका ही सोशल मीडिया अकाउंट खुला था। रिधिमा ने हैरानी से जन्य को सिर उठा के देखा और बोली, तुमने ये कैसे किया। रिधिमा लैपटॉप देखने के चक्कर में जन्य के एकदम पास आ गई थी। दोनों के फेस एकदम पास थे। जन्य रिधिमा को अपने इतने सामने देख के उसको देखता रह गया। अरे रुको भाई, ये प्यार वाला देखना नहीं था, शक वाला देखना था। रिधिमा बहुत परेशान लग रही थी, जैसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ हो और जन्य ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जन्य ने रिधिमा को देख के अपनी आईब्रो उठा ली और उसको बाजू से पकड़ के अपने आप से दूर करते हुए बोला, इतनी भी क्यों परेशान हो रही हो, बस तुम्हारी ही नागिन वीडियो पोस्ट करूंगा। रिधिमा ने जल्दी से जन्य का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से लैपटॉप अपनी तरफ खींच के बोली, क्यों इस नागिन का जंगल में घूमना हराम कर रहे हो। मैं बस बिल में रहूंगी तो अच्छा लगेगा क्या तुमको। जन्य, बहुत अच्छा लगेगा। रिधिमा रोने का नाटक करते हुए बोली, कैसे जालिम पति हो, मुझे कैद में रखना चाहते हो। मैं अब अपना दर्द किसको बताऊं। अरे हाँ, मेरे दुख का एकमात्र उपाय निहारिका आंटी, उनसे बात करती हूँ। रिधिमा ने तुरंत अपनी गुगली फेंकी और जन्य क्लीन बोल्ड हो गया। वो गुस्से में अपना फोन बंद करके साइड रखते हुए बोला, आंटी की आड़ में ज्यादा उछल रही हो ना, समय आने पर अच्छे से बताऊंगा। बोल के जन्य ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रिधिमा हंस दी और बोली, बता लेना, अभी तो तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। जन्य ने फिर कुछ नहीं कहा। कहता भी कैसे, ये रिधिमा की बच्ची निहारिका जी से चुगली न कर देती, जाके चुगलखोर औरत वो लड़की। रिधिमा ने फिर जन्य का लैपटॉप लिया और पूरा लैपटॉप रीसेट कर दिया, जिससे उसकी सारी डिटेल चली जाए, लेकिन कोई फायदा था क्या। वो लैपटॉप से सब हटा सकती थी, जन्य के दिमाग से नहीं। जन्य जब चाहे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। रिधिमा को डॉक्टर सिंह ने भेजा था, इसलिए जन्य ने रिधिमा का बैकग्राउंड अभी तक चेक नहीं किया था। और फिर रिधिमा ने जन्य को इतना परेशान कर रखा था कि जन्य का कोई इंटरेस्ट भी नहीं बचा था। उसको रिधिमा के नाम से ही चिढ़ मचती थी। जन्य ने रिधिमा को अपना लैपटॉप चलाते देखा तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वो गाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे रेस लगी हो। रिधिमा जन्य की शक्ल देख के फिर हंस दी, और हंसती भी क्यों ना भाई, वो फिर जन्य से जीत जो गई थी। जन्य तो वीडियो बना के भी हार गया। जल्दी ही दोनों घर पहुंच गए। रिधिमा पूरे रास्ते जन्य की पैंट फटी है सोच के हंसते हुए आई थी। जन्य ने गाड़ी रोकी और चिढ़ते हुए रिधिमा से बोला, जाओ। रिधिमा जन्य को छेड़ते हुए बोली, तुम भी चलो ना। जन्य ने घूर के रिधिमा को देखा और चिल्लाते हुए बोला, जाओ। रिधिमा थोड़ा सा चौंक गई और मुंह बना के बोली, चिल्ला क्या रहे हो, बोला ना तुम्हारे पीछे सब बराबर है, कुछ नहीं दिख रहा।
जन्य की आंखें फिर बड़ी हो गई। वो रिधिमा से कुछ बोलता उससे पहले रिधिमा गाड़ी से उतरते हुए बोली, मेरी बैग देख ली, पर ये ज्यादा इज्जतदार है, इनकी बैग कोई न देखे। अब तो बेचारे जन्य का मुंह खुल गया। रिधिमा सच में नहीं सोचती वो क्या बोलती है। रिधिमा मुंह टेढ़ा करके चली गई। तो जन्य अपने माथे में मुक्का मारते हुए बोला, कहाँ से ये लड़की पल्ले पड़ गई है, बेशर्मी की तो डिग्री ली हुई है। जन्य भी कुछ देर बाद गाड़ी से बाहर आया और जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगा कि तनय ने उसको पीछे से रोकते हुए कहा, ओए रुक, ऐसे कहाँ भाग रहा है। जन्य रुक गया और अपनी आंखें एक सेकंड को भींचते हुए खुद से ही बोला, अरे यार, अब ये सवाल की दुकान आ गया। तनय पीछे से जन्य के सामने आया और जन्य को घूरते हुए बोला, ऐसे क्यों भाग रहा है। जन्य अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, रात हो गई है, बस अपने रूम में जा रहा हूँ। तनय जन्य के फेस को स्कैन करते हुए बोला, कुछ तो गड़बड़ करके आया है। जन्य ने तनय को आंखें छोटी करके देखा, फिर उसको साइड करके बोला, तू अपना सीआईडी वाला दिमाग कहीं और लगा जाके, बोल के जन्य आगे बढ़ा तो तनय ने उसकी बैक देख के आंखें छोटी कर ली और जल्दी से पैंट से निकल रहे धागे पकड़ के खींचते हुए भाग के जन्य के सामने आया। धागे खींचने की आवाज से जन्य रुक गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। तनय जन्य के आगे आया और आगे से ही धागे को और खींचते हुए बोला, कहाँ से फड़वा के आया है। बेचारी रिधिमा ने तो बस पॉकेट फाड़ी थी, तनय ने चीर हरण कर लिया धागे खींच के। जन्य की आंखें बड़ी देख के तनय मुस्कुराते हुए बोला, ये बैग पर पॉकेट मार डिजाइन लगता है तेरी उस खतरनाक बीवी ने बनाई है। जन्य चिढ़ गया और बोला, तू अपना मुंह बंद रख को, जब तेरा जैसा को दोस्त हो इज्जत लूटने को तो किसी और का क्या ही करूं। तनय ने मुंह बना लिया और बोला, मैंने तेरी इज्जत लूटी, तू पहले से लूट के ओ लुटवा के आया है, और वैसे भी मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है जो तेरी इज्जत पर हाथ डालूं। जन्य ने चीड़ के अपनी शर्ट निकाली और अपनी कमर से बांध के तनय को धक्का देते हुए बोला, वो देखा मैंने तेरा टेस्ट, और अब तू न मुझसे दूर रहना, हट। जन्य रिधिमा का गुस्सा तनय पर निकाल के चला गया, पर अपने क्यूट तनय को कोई फर्क पड़ना था क्या। वो तो बेचारा अपने टेस्ट के बारे में सोच रहा था। तनय वही रेलिंग से टेक लेकर हाथ में जन्य की पैंट का धागा पकड़े सोचने लगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है क्या। ना चाहते हुए दिशा उसके दिमाग में चल रही थी। दिशा का मुस्कुराना, जबरदस्ती उसके पास आना, जब देखो तब उसके गाल पर किस करके भाग जाना। तनय जब से घर आया था तो दिशा को मिस कर रहा था। अदा अधिप के साथ अपने रूम में ही थी। जन्य भी अभी आया था। तनय बेचारा अकेला था, दिशा होती तो उसको कैसे ना कैसे छेड़ती रहती, लेकिन दिशा तो रास्ते में ही उसको छोड़ के चली गई थी। उसने सोचा था दिशा चली जाएगी तो वो चैन से पहले जैसे रहेगा, लेकिन यहाँ तो सब कितना बोरिंग हो गया। ना चाहते हुए भी तनय को दिशा की आदत हो गई थी। जब इंसान 4 दिन घर में रहे जानवर से प्यार करने लगता है, फिर तो दिशा एक इंसान थी और तनय से बहुत प्यार करती थी और अपना प्यार हर मिनट दिखाने की कोशिश भी करती थी। तनय दिशा के बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसे ख्याल आया, वो ये क्या सोच रहा है। उसने दिशा को पसंद नहीं किया तो उसका दिशा टेस्ट कैसे हुई। दिशा ने उसको पसंद किया तो दिशा का टेस्ट अच्छा हुआ, मतलब वो अच्छा हुआ सोच के तनय मुस्कुरा दिया। अब तनय ने अपने हिसाब से बात को घुमा के अपने दिमाग को शांत तो कर लिया, लेकिन दिल कहाँ शांत होने वाला था। तनय अपने रूम में आया तो रूम उसको खाली खाली सा लगा। वैसे जब वो अपने रूम में आता था तो दिशा उछल कूद करती थी, उसको परेशान करती थी और वो चिढ़ के दूसरे रूम में जाके सो जाता था। आज तनय ने सोचा था इतने दिनों बाद अपने रूम में सोएगा, लेकिन दिशा की यादें हर जगह थी।
तनय मुंह बना के बेड पर बैठ गया और खुद से ही बोला, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। मैं तो चाहता था वो चली जाए। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बच्चों के जैसे अपने गाल पर हाथ रख के बोला, पर उसके बिना कितना बोरिंग है, अब मुझसे कोई लड़ने वाला ही नहीं है, लाइफ में कोई मसाला ही नहीं बचा। तनय बोल रहा था कि उसके दिमाग में फाड़ू आइडिया आया। वो उछल के खड़ा हुआ और बोला, उसको फोन करके एक बार लड़ लेता हूँ, मजे से नींद आएगी। लेकिन फिर तनय को याद आया, उसके पास तो दिशा का नंबर ही नहीं है। तनय फिर उदास हो गया, लेकिन तभी तनय का फोन बजा। तनय ने उदास मन से फोन देखा तो उसकी मॉम का कॉल था। तनय ने कॉल पिक किया तो दूसरे साइड से निहारिका जी बरस पड़ी, तुम अभी घर आओ, तुम्हारी आज मैं टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू को अकेला ऑटो से घर भेजने की। तनय की आंखें बड़ी हो गई, वो शौक में बोला, क्या दिशा घर आई है? निहारिका जी और गुस्सा करते हुए बोली, तो तुमको इतनी खबर नहीं है कि तुम्हारी बीवी इस टाइम कहाँ है? तनय ने अपनी आंखें बंद की और बात को संभालने के लिए बोला, वो मॉम थोड़ा घर आके काम में बिजी हो गया था तो। निहारिका जी, तुम घर आओ, बताती हूँ कितना काम है तुमको। तुरंत घर आओ, बोल के निहारिका जी ने कॉल कट कर दिया। निहारिका जी की बात सुन के तनय इतना तो समझ गया है, दिशा ने निहारिका जी को उनके बीच हुई बात नहीं बताई। निहारिका जी बस इस बात से गुस्सा थी कि उनकी बहू ऑटो से घर आई। लेकिन दिशा जब बोल के गई वो जा रही है, तो दिशा उसके घर क्यों गई? तनय थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर अपने क्यूट तनय को कोई कैसे समझाए। दिशा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उसके पास जाने का रास्ता होता तो वो 3 साल मयूर का अत्याचार ना सहती। तनय के भरोसे तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। तनय तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। कुछ ही देर में तनय घर पहुंचा तो दिशा नीता जी के साथ गार्डन में उनकी गोद में सिर रख के लेटी थी। तनय नीता जी को आज पहली बार देख रहा था। तनय खड़ा था कि निहारिका जी जो दिशा को अंदर ले जाने के लिए आ रही थी, वो तनय को देख के उसके पास आई और गुस्सा करते हुए बोली, इतना बिजी हो गया है कि ड्राइवर से भी अपनी बीवी को घर छोड़ने को नहीं बोल सकता। तनय ने नजरें नीचे कर ली और वो भी निहारिका जी को कुछ बताना नहीं चाहता था तो झूठ बोलते हुए बोला, सॉरी माँ, बहुत जरूरी काम में बिजी था। निहारिका जी, दोबारा ये गलती ना हो। तनय ने अपना सिर हिला दिया, फिर नीता जी की तरफ देख के बोला, मॉम ये कौन है? निहारिका जी, ये दिशा की मॉम है। तनय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, दिशा की मॉम घर आई हुई थी क्या? निहारिका जी, आई नहीं थी, वो हमारे साथ ही रहती है। तनय शॉक हो गया और बोला, क्या? पर मैंने आज तक इनको नहीं देखा। निहारिका जी तनय को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, तुमको जब अपनी बीवी के बारे में नहीं पता तो उसकी माँ के बारे में कैसे पता होगा? जिम्मेदारी नाम की तो चीज ही नहीं है। तनय ने मुंह बना लिया, फिर कुछ नहीं बोला और बोलता भी कैसे वो कुछ बोले और निहारिका जी उसको डांट ना लगाए, ऐसा हो सकता था क्या? तनय का अब शांत रहना ही अच्छा था। देर रात हो गई थी तो नीता जी दिशा से बोली, बेटा अंदर चल के सो जाओ। दिशा भी उठ गई और नीता जी के साथ अंदर जाने के लिए आई तो तनय और निहारिका जी को खड़ा देख के रुक गई। दिशा के फेस पर मायूसी साफ नजर आ रही थी और ये भी कि वो बहुत रोई है। निहारिका जी दिशा को देख के बोली, अब कैसा लग रहा है? दिशा झूठी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा लग रहा है। निहारिका जी फिर बोली, ठीक है, अब तुम तनय के साथ जाओ। दिशा तनय की तरफ देखने लगी जो उसको ही ध्यान से देख रहा था। दिशा ने मना करने की कोशिश की तो नीता जी ने उसका हाथ पकड़ के दबाते हुए कहा, जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। दिशा नीता जी को देखने लगी।
दिशा ने नीता जी को सब बता दिया था, लेकिन नीता जी इतना अच्छा परिवार देख के चाहती थी कैसे भी दिशा तनय के साथ ही रहे। उनके बेटे से तनय लाख गुना अच्छा था, प्यार ही तो नहीं करता था बस, बाकी हाथ तो नहीं उठाया दिशा पर, और साथ रहेंगे तो धीरे धीरे क्या पता प्यार हो जाए। अब दिशा क्या ही बोलती, इसलिए तनय के साथ चल दी। तनय भी निहारिका जी के आगे कुछ नहीं बोल सकता था। दोनों शांति से गाड़ी के पास आए तो दिशा तनय से बचने के लिए पीछे सीट पर जाके लेट गई और बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। तनय कुछ नहीं बोला। वो दिशा की सूजी आंखें देख के कुछ सीरियस हो गया था, ऊपर से उसके मन में बहुत से सवाल थे जो उसको कंफ्यूजन में डाल रहे थे। तनय भी कुछ नहीं बोला और शांति से ड्राइव करने लगा, लेकिन आज उसकी नजरें शीशे से बार बार पीछे आंखें बंद किए लेटी दिशा पर जा रही थी। दिशा की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। तनय ये मिरर में देख सकता था, लेकिन ये दिशा के सिर में दर्द की वजह से था कि किसी और वजह से उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसको अजीब जरूर लगा। एपिसोड 88, अब तो कत्लेआम समझो। नेक्स्ट मॉर्निंग अनु अपनी मॉम के साथ मॉर्निंग वॉक पर थी कि अचानक से चीफ भी उसके साथ भागने लगा। अनु चीफ को देख के डर गई। चीफ भागते हुए थोड़ा आगे निकल गया। अनु वहीं बैठ गई और अपनी माँ को आगे जाने को कहा। अनु की माँ के जाते ही चीफ पीछे से आया और अनु की गर्दन दबाते हुए पेड़ों के बीच खींच के ले गया। अनु डर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के आगे बस चीफ से रिक्वेस्ट करती रही, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। चीफ पेड़ों के बीच अनु को लाया और उसको धक्का देकर छोड़ दिया। अनु मुंह भरा के मिट्टी पर गिरी और उसका मुंह छिल गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। चीफ नीचे झुका और अनु के बाल पकड़ के उसका सर उठाते हुए बोला, मेरा काम किए बिना यहाँ सुबह की ताज़ी हवा खाने आई है, दिखा दूँ तेरा वीडियो तेरी माँ को। अनु रोने लगी और बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मैंने कोशिश की लेकिन रिधिमा का फोन ऑफ जा रहा है। मैं उसके घर भी गई लेकिन उसकी मेड को नहीं पता वो कहाँ गई। रिधिमा ने हॉस्पिटल से भी 1 हफ्ते ही छुट्टी ली हुई है। मैं उससे मिल ही नहीं पा रही हूँ। चीफ गुस्से में तिल मिलाया हुआ बोला, अपना फोन दे। अनु घबरा गई और बोली, नहीं तुम क्या करोगे मेरे फोन का। चीफ ने अनु की गर्दन कस के दबा दी और बोला, फोन दे। अनु ने जान बचाने के लिए अपना फोन चीफ को ओपन करके दे दिया। चीफ ने फोन की गैलरी ऑन की तो उसमें अनु की हजारों फोटो और वीडियो पड़ी थी। चीफ चीड़ गया और अनु के गाल पर जोर से तमाचा लगाते हुए बोला, रिधिमा की वीडियो निकाल। अनु की आंखें और बड़ी हो गई, वो डरते हुए बोली, मैं अपने हिसाब से रिधिमा से बात कर लूंगी, तुम मुझे थोड़ा समय दो। चीफ गुस्से में बोला, जितना बोला है उतना कर, वरना तेरी माँ जो घूम रही है वो 4 कंधों पर घूमती नजर आएगी। अनु की आंखों से आंसू टपक गए। उसने जल्दी से रिधिमा का वीडियो निकाल के चीफ को दिया तो चीफ मास्क के पीछे से हंस दिया और अनु का सिर जोर से मिट्टी में पटकते हुए बोला, अब तू मेरे किसी काम की नहीं, मैं अपने हिसाब से रिधिमा से अपना काम निकलवा लूंगा। बोल के चीफ अनु का फोन लेकर वहां से चला गया तो अनु अपना सिर पकड़ के जोर जोर से रोने लगी और खुद से ही बोली, आई एम सॉरी रिधिमा। दूसरी तरफ कॉलेज में दिशा, रिधिमा और अदा बातें करते हुए कॉलेज के मेन डोर से अंदर कॉलेज की तरफ जा रहे थे। कार की पार्किंग बाहर थी तो तनय बाहर कार पार्क कर रहा था। आज इतने लोग थे तो सभी कार से ही आए थे। कल से दिशा ने तनय से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। वो अब तनय से दूर ही रहना चाहती थी, इसलिए वो घर पर रहती तो तनय से सामना होता ही, इसलिए उसने सुबह ही अदा को पट्टी पढ़ा दी थी और अदा ने अपनी क्यूटनेस से पहले अधिप और फिर तनय को कॉलेज जाने के लिए मना लिया था। रिधिमा ने भी 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ली थी
तो वो भी अदा और दिशा के साथ उनका कॉलेज देखने आ गई। अब वो भी घर में अकेले क्या करती। तीनों अंदर जा रहे थे कि दिशा को एक लड़की मिल गई और वो उससे बात करने लगी। रिधिमा और अदा उसके साथ ही खड़ी थी कि एक लड़का भागते हुए आया और रिधिमा से टकरा गया। रिधिमा ने घूर के उसको देखते हुए कहा, ओए देख के चल। उस लड़के ने सॉरी बोला और आगे भाग गया, लेकिन उसके भागने के चक्कर में उसके हाथ से एक लिफाफा गिर गया जो रिधिमा ने देख लिया था। रिधिमा को लगा शायद जल्दबाजी में उस लड़के ने ध्यान नहीं दिया। रिधिमा ने दिशा को अदा का हाथ पकड़ाया और अभी आती हूँ बोल के उस लिफाफे के पास आई और उस लिफाफे को उठाया ही था कि लिफाफा देख के वो थोड़ी शॉक हो गई। उसमें लिखा था, रिधिमा सिंह, दिस इज फॉर यू। रिधिमा ने चारों तरफ सिर घुमा के देखा पर उसको कुछ समझ नहीं आया। सभी वहां अपने अपने में बिजी थे। रिधिमा ने वो लिफाफा ओपन किया तो उसमें एक फोन था। रिधिमा को बड़ा अजीब लगा। रिधिमा ने उस फोन को ऑन किया तो उसमें पहले से एक वीडियो ओपन थी, बस प्ले करना था। रिधिमा ने जानने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है वीडियो प्ले की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसने फोन वहीं फेंका और आंखें भींच के जोर जोर से चीखने लगी। थोड़ी दूर पर खड़ा बख्तावर रिधिमा को देख के मुस्कुरा दिया। दिशा भी भाग के रिधिमा के पास आई और उसको पकड़ के बोली, रिधिमा क्या हुआ। रिधिमा की सांसें रुक चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसका वो वीडियो चल रहा था। उसकी आंखों से बस डर से आंसू बह रहे थे। उसके होठ बोलना चाहते थे लेकिन डर से आवाज नहीं निकल रही थी। अदा भी रिधिमा को ध्यान से देख रही थी। कॉलेज के और बच्चे भी इकट्ठा हो गए थे। दिशा ने जब भीड़ ज्यादा होते देखा तो रिधिमा को वहां से ले जाते हुए बोली, तुम यहाँ से चलो। रिधिमा डरी हुई रोते हुए दिशा के साथ चल दी। दिशा ने अदा को भी अपने साथ आने को बोला लेकिन इतनी भीड़ में अदा निकल नहीं पाई और दिशा रिधिमा को लेकर रेस्टरूम की तरफ चली गई। अदा बेचारी वहीं अकेले खड़ी इधर उधर देखने लगी। दिशा कहाँ गई कि बख्तावर जिसने अदा को अकेले देखा तो उसने सोचा वो अदा को उठा के ले जाए, चीफ खुश हो जाएगा। बख्तावर अदा की तरफ बढ़ रहा था कि एक लड़का बख्तावर से आके टकरा गया। बख्तावर ने उस लड़के को घूर के देखा तो वो लड़का भी बख्तावर को हैरानी से देखते हुए बोला, तुम्हारे जैसे पहाड़ को भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है क्या। बख्तावर ने उस लड़के को इग्नोर किया और फिर अदा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अदा दिशा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई थी तो बख्तावर से भी अदा मिस हो गई। बख्तावर ने उस लड़के को घूर के गुस्से में देखा पर उस लड़के को अपनी मस्ती चढ़ी थी। वो फिर बोला, तुम्हारे ऊपर हरा रंग पेंट कर देंगे तो तुम हल्क लगोगे। बोल के वो लड़का फिर भाग गया। वो लड़का भाग के कुछ दूर आया ही था कि अदा जो खड़ी सोच रही थी वो अब आगे कहाँ जाए, उससे टकरा गया। अदा ने पलट के उस लड़के को देखा तो वो लड़का अदा को देख के तो बस देखता रह गया। अदा भी उसको ही देख रही थी। अदा कुछ परेशान थी। उसको दिशा और रिधिमा मिल नहीं रहे थे। वो बेचारी भीड़ में खो चुकी थी। अदा का हाल उस बच्चे जैसा था जो मेले में अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। उस लड़के ने अदा को देख के अपने बालों में हाथ फेरा और अदा के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय सोनपरी। अदा ने उस लड़के को देखा फिर उसके हाथ को। वो लड़का अदा को कुछ अतरंगी सा लगा। प्रिंटेड टी शर्ट, कलरफुल जीन्स, घुटनों से फटी हुई, मुंह में चिंगम, बाल जेल लगा के खड़े किए हुए। अदा शांति से खड़ी थी कि वो लड़का मनन अदा से फिर बोला, हे क्यूटी पाई, मेरा दिल ना तोड़ो, मैं मर जाऊंगा। अदा ने मरना सुना तो तुरंत बोली, मेरी अच्छे बालों वाली भाभी डॉक्टर है, आप मरो मत, मैं उनको बोल दूंगी, वो आपको बचा लेगी। मनन ने अदा की आवाज सुनी तो अपने दिल पर हाथ रख के फ्लर्टी अंदाज में पीछे दीवार से टेक लेते हुए बोला, हाय तुम तो मिश्री से भी मीठा बोलती हो, अब तो कत्लेआम समझो।
अदा शांति से मनन को फिर देखने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आया और वो मनन से बोली, आपको पता है मेरी भाभी माँ कहाँ गई? मुझे मिल नहीं रही। मनन के फेस पर मुस्कान आ गई और वो अपने खिले चेहरे के साथ बोला, ओ तो तुम अपनी भाभी के साथ आई हो, मैं वही सोचूं बच्चे कब से कॉलेज आने लगे। अदा समझी नहीं तो फिर बोली, आपको पता है मेरी भाभी माँ कहाँ है? मनन अदा के पास आया और उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम डरो मत, मैं हूं ना, हम दोनों मिलके तुम्हारी भाभी को ढूंढेंगे। अदा ने मनन को पास आता दिखा तो 2 कदम पीछे हो गई और बोली, मैं अजनबी के साथ कहीं नहीं जाती। मनन मुस्कुरा दिया और फिर बोला, तभी तो बोल रहा हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, फिर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। इतना बोल के मनन ने फिर अपना हाथ अदा के आगे बढ़ाया और बोला, मेरा नाम मनन, बाकी तुम मुझे बाबू, सोना, डार्लिंग, बेबी जो चाहे बुला सकती हो, और तुम्हारा नाम क्या है? अदा ने दोस्ती नाम सुन के मनन से हाथ मिला लिया और बोली, मेरा नाम अदा है। पर आपका नाम इतना बड़ा क्यों है? मनन, बाबू, सोना, डार्लिंग, बेबी, मैं इतने बड़े नाम से आपको कैसे बुलाऊंगी? मनन तो अदा को देख देख के ही पागल हुआ जा रहा था। वो अदा के हाथ मिलाने से हवा में उड़ने लगा और फिर अपने दिल पर हाथ रख के बोला, बाय गॉड, अगर तुम्हारे पेरेंट्स अभी यहाँ होते तो उनके चरण धो के पी लेता। उन्होंने सच में गजब नाम दिया है तुमको। तुम बस अदा नहीं, अदाओं की खदान हो। तुम तो बस अपनी बोली से ही सामने वाले का मर्डर कर दो। तुम्हारे मुंह से अपने लिए इतने सारे नाम सुन के तो जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तुम ना बस मुझे सोना बोलो, तुम सोन परी और मैं सोना, हाय कितने प्यारे लगेंगे हम दोनों। मनन तो सच में हवा में उड़ रहा था। अच्छा हुआ अधिप, तनय या जन्य नहीं थे अदा के साथ, वरना मनन को सोनपरा बना के उड़ाते। लेकिन अदा फिर शांत पड़ गई थी। उससे ऐसी फ्लर्टी बातें कोई नहीं करता था तो उसको नहीं पता था वो कैसे रिस्पॉन्स दे या क्या बोले। इसलिए वो शांत थी कि वहां से एक बॉडीगार्ड गुजर रहा था जो वैसे अदा को ही ढूंढ रहा था। तनय क्लास पहुंचा तो अदा को वहां ना देख के उसको ढूंढने लगा। गलती से अदा का फोन भी तनय के पास ही रह गया था। लेकिन अदा दिशा और रिधिमा के साथ थी तो तनय को इतनी चिंता नहीं थी। उसने बस बॉडीगार्ड को तीनों को ढूंढने को बोल दिया था कि तीनों जहां दिखे उनसे बोल दिया जाए तनय क्लास में वेट कर रहा है। बॉडीगार्ड ने अदा को किसी और लड़के के साथ अकेले देखा तो वो सावधान हो गया। वो बॉडीगार्ड तुरंत अदा के पास आया और उसका हाथ पकड़ के घुमा के अपने पीछे कर लिया। मनन थोड़ा हैरान हो गया। बॉडीगार्ड टीचर के भेष में था तो मनन भी थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, यस सर। बॉडीगार्ड तुरंत बोला, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मनन सीरियस टोन में बोला, सर मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, अपनी क्लास में ही जा रहा था। बॉडीगार्ड, तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? मनन ने यस सर कहा, फिर थोड़ा आगे आके अदा की तरफ हाथ बढ़ा के बोला, अदा चलो। लेकिन अदा कुछ बोलती उससे पहले बॉडीगार्ड मनन पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम अपनी क्लास में जाओ। मनन भी कम नहीं था, वो भी सीरियस टोन में बोला, सर अदा मेरी दोस्त है, वो खो गई है। मनन अपनी बात पूरी करता उससे पहले बॉडीगार्ड बोला, और वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको उसकी क्लास में छोड़ दूंगा। मनन हैरान हो गया और अदा को देखते हुए बोला, तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो, पर तुमने तो बोला तुम खो गई, तुम्हारी भाभी। बॉडीगार्ड फिर बीच में ही बोला, तुम अपनी क्लास में जा रहे हो कि मैं तुमको प्रिंसिपल रूम में ले चलूं? मनन ने मुंह बना लिया और अदा को एक नजर देख के चला गया। मनन के जाते ही बॉडीगार्ड अदा की तरफ घूमा और बोला, मैम आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? अदा ने मासूम सा फेस बना लिया। बॉडीगार्ड के हाथ में एक टैटू बना था जो सिंबल था कि ये अदा के सेफ्टी गार्ड है, और जन्य ने ये बात अदा को समझा के रखी थी।
बॉडीगार्ड जब अदा के पास आ रहा था तभी उसने मनन के पीछे से अदा को अपना हाथ उठा के टैटू दिखा दिया था और अदा को शांत रहने का इशारा किया था, इसलिए अदा अभी तक शांत थी और बॉडीगार्ड के हाथ पकड़ने पर चीखी नहीं। अदा ने उस बॉडीगार्ड से कहा, मुझे नहीं पता भाभी, माँ खो गई। बॉडीगार्ड बोला, मैम वो यही होंगी, रुकिए मैं आपको पता के बताता हूँ। बॉडीगार्ड ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, देखो दिशा मैडम कहाँ है। दूसरे साइड से 5 मिनट बाद दूसरा बॉडीगार्ड बोला, दिशा और रिधिमा मैम रेस्टरूम में गई है। बॉडीगार्ड ने कॉल कट किया और अदा से बोला, मैम दिशा मैडम रेस्टरूम गई है, चलिए मैं आपको आपकी क्लास तक छोड़ देता हूँ, तनय सर आपका वहाँ वेट कर रहे हैं। अदा ने पहले तो अपना सिर हिला दिया, फिर बोली, नहीं मुझे भी रेस्टरूम जाना है, आप मुझे रेस्टरूम तक छोड़ दो। बॉडीगार्ड ने ओके कहा और अदा को रेस्टरूम की तरफ ले जाने लगा। लेकिन रेस्टरूम के अंदर अलग ही सीन चल रहा था। दिशा रिधिमा को अंदर लेकर आई तो रिधिमा की हालत उस वीडियो के बारे में सोच सोच के खराब थी। रिधिमा का सिर घूम रहा था। दिशा ने रिधिमा को वही रखी छोटी सी बेंच पर बैठाया और उसका मुंह पानी से साफ करने लगी। रिधिमा अभी भी डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। रेस्टरूम पहले से ही खाली था, उसमें बस दिशा और रिधिमा ही थे कि दिशा को अदा का ख्याल आता। उससे पहले अचानक से मयूर ने रेस्टरूम में छुप के एंट्री ली और दिशा तो वैसे ही रिधिमा का मुंह साफ करने में बिजी थी तो मयूर पीछे से आया और दिशा के बाल पकड़ के उसको पीछे खींचा और दीवार में जोर से उसका सिर दे मारा। दिशा चीख पड़ी। रिधिमा दिशा की चीख से कुछ होश में आई, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया वो क्या करें। वो एक घटना पहले फोन में देख के सदमे में थी और दूसरी उसकी आंखों में सामने चल रही थी। मयूर ने लगातार 3 से 4 बार दिशा का सिर दीवार पर मारा तो दिशा के सिर से खून निकल आया और उसका सिर घूमने लगा। मयूर ने दिशा को अपनी तरफ घुमा के उसका गला पकड़ लिया और उसके गाल पर रसीद के तमाचा लगाते हुए बोला, मेरी माँ को भागा के ले गई, अब किसी और अमीर लड़के के साथ अय्याशी काट रही है। दिशा सिर में चोट लगने से इतनी कमजोर हो गई थी कि मयूर उसको ठीक से दिख नहीं रहा था, वो उससे अपना बचाव क्या ही करती। लेकिन रिधिमा को दिशा की हालत दिख रही थी। रिधिमा उठ के आई और मयूर से दिशा को छुड़ाने लगी, लेकिन मयूर ने रिधिमा को जोर से धक्का दिया और रिधिमा सीधा वॉश विशिंग से जाके टकराई। रिधिमा को चक्कर तो पहले से आ रहे थे, उसके सिर में लगने की वजह से वो सीधा बेहोश हो गई। मयूर ने दिशा को धक्का देकर छोड़ दिया तो दिशा चक्कर खा के जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन दिशा कुछ अपने होश में थी। मयूर ने अपनी बेल्ट निकाली और दिशा को मारते हुए बोला, तू बहुत दिनों से मार नहीं खाई इसलिए तेरे पर निकल आए हैं, मुझे मारा तूने, मेरी माँ को लेकर भाग गई, क्या सोचा तूने मुझसे बच जाएगी। मयूर जानवरों के जैसे दिशा को मार रहा और दिशा बदहाल सी जमीन पर दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था।